हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उठो, जागो और अध्ययन के लिए अपनी तैयारी करो। प्यारे बच्चों, इस ग्रीष्मकालीन अवकाश में आपने गांव में घरों में रह करके खूब आपने हंसी खुशी के साथ अपना समय व्यतीत किया है और निश्चय ही हमारे द्वारा जो दिया गया गृह कार्य था या होमवर्क उसको आपने हल भी किया होगा और पूर्व में जितने भी वीडियो लेक्चर दिए गए उनको आप रिवीजन करते रहेंगे, उनको मन लगा करके पढ़ते रहेंगे। आप भूल तो नहीं गए? आप अपने व्हाट्सएप और ये जो यूट्यूब का डिस्कशन बॉक्स है इसमें हमारे सारे वीडियोस लेक्चरर पड़े हुए हैं, उसको आप निरंतर देख रहे होंगे और नहीं देखे होंगे। अगर आपने बीच में बंद कर दिया है तो आप फिर से शुरू हो जाइए और मन लगा करके डट जाइए अपनी परीक्षा की तैयारी में। तो प्यारे बच्चों, आइए कुछ काम विशेष करते हैं और रोशन अपने गांव के लिए, मोहल्ले व देश का नाम रोशन करते हैं। इसी हर्ष उल्लास के साथ, हंसी खुशी के साथ, प्रसन्न मन के आपको क्लास में आज अध्ययन करेंगे। आज आप हिंदी में, आइए संस्कृत हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है और मैं डी लाल, लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ। प्यारे बच्चों, क्लास में शिक्षण कार्य से पहले आप देख रहे होंगे कि कोविड-19 जो कोरोना वायरस, इस महामारी के बारे में, इस लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और अपना विशेष ख्याल रखें। आज तो बहुत ही भयावह स्थिति है। प्रतिदिन आपको 15,000 से ऊपर केस मिल रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। अपने परिवार का भी ख्याल रखना है और माता पिता का भी ख्याल रखना है। सतर्क रहें और आरोग्य सेतु ऐप और आयुष सुरक्षा कवच, इसको जरूर, इन दोनों ऐप को डाउनलोड करिए और इसका लाभ लीजिएगा। तो आज हम आपको, प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप हमें एक क्वेश्चन बताइएगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको आपने हिंदी में किताबों के नाम नहीं पता है? याद करें कौन कौन सी किताबें हैं हिंदी में। चलिए हम बताते हैं। अच्छा, आपको ध्यान से सुनिएगा। हिंदी गद्य सबसे पहली पुस्तक है जिसे हम गद्य गरिमा के नाम से जानते हैं। दूसरी हिंदी काव्य, हिंदी काव्य को हम काव्यांजलि के नाम से जानते हैं। और तीसरा संस्कृत दिग्दर्शिका, अर्थात ये संस्कृत के नाम से जाना जाता है कि संस्कृत साहित्य में तो संस्कृत दिग्दर्शिका का अध्ययन करते हैं। और चौथी पुस्तक है कथा साहित्य, तो कथा साहित्य जिसे हम कहानियों का संग्रह है इसमें। और पांचवी पुस्तक आप देखेंगे खंडकाव्य है। खंडकाव्य में श्रवण कुमार खंडकाव्य है, इस खंडकाव्य का आपको अध्ययन करना है। और छठवें आप समझ लें कि काव्य के तत्व, काव्य के तत्व क्या है? रस, छंद, अलंकार, इनके बारे में आपको भाषा शैली, इसको विधिवत अध्ययन करना है। इसके बाद आपकी अगली जो पुस्तक है व्याकरण साहित्य है, जिसमें संस्कृत की व्याकरण अलग है और हिंदी की व्याकरण, दोनों को मिला करके आपको व्याकरण साहित्य अर्थात व्याकरण का अध्ययन करना है। तो अभी तक आपने पूर्व में जो लेक्चर दिए गए उनमें आपने हिंदी गद्य में भी आपने अध्ययन किया, हिंदी काव्य का भी अध्ययन किया है और हिंदी संस्कृत साहित्य, संस्कृत दिग्दर्शिका के पढ़ाए गए पाठों का आपने अध्ययन किया था। आप रिवीजन कर लीजिए उनको। और आज आप देखेंगे हिंदी में कथा भारती है, तो कथा भारती में इसको हम कथा साहित्य भी कहते हैं। पंचलाइट, इसके पहले देखिएगा, इसकी पहली कहानी है पंचलाइट के पहले है खून का रिश्ता, तो खून का रिश्ता आप पढ़ चुके हैं। आज आप पढ़ेंगे फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा विरचित ये पंचलाइट, बहुत अच्छी ग्रामीण अंचल की कहानी है। आइए प्यारे बच्चों, देखिए ये आपके फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। इन फणीश्वर नाथ रेणु जी को आप पहचान लीजिएगा। ये आज नहीं है बेटा, ये देखिएगा, इनका संक्षिप्त परिचय आप जान लीजिएगा। ये पंचलाइट कहानी जो इन्होंने लिखा, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। इनका जन्म सन 1921 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? औराही नामक ग्राम था, हिंगना जिला, पूर्णिया बिहार में इनका जन्म हुआ था, बिहार प्रांत में। और इनकी जो इनका स्वर्गवास 11 अप्रैल सन 1977 को इनका स्वर्गवास हो गया था। ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार भी हैं, कहानीकार भी हैं और बहुत अच्छे कथाकार रहेंगे। तो ध्यान रखेंगे इनके फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में। और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास भी लिखे हैं। आइए, ये पंचलाइट, अब पंचलाइट कहानी क्या है, इसके कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं और उन पात्रों का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर हम बताएंगे। कहानी में कितने पात्र हैं, बिना पात्रों के देखिए कहानी एक व्यक्ति विशेष पर नहीं, कहानी जब लिखी जाती है तो कहानी में बहुत से पात्र होते हैं। कुछ प्रमुख पात्र होते हैं, कुछ गौड़ पात्र होते हैं। तो आप देखिएगा इसमें सरदार, सबसे पहले आप कहानी में सरदार, फिर छड़ीदार, छड़ीदार कौन था? उसका नाम था अंगनू, दीवान थे उसमें, और पंच वगैरह अर्थात पंचायत के कुछ प्रमुख लोग भी थे। ये महतो टोली बनी थी।
और एक ब्राह्मण टोली भी है गांव में ब्राह्मण टोली में सबसे प्रसिद्ध कौन है? ये फुटंगी झा। नाम देखिएगा, सभी लोग गांव में इसको फुटंगी झा कहते हैं। कैसे गोल मटोल है ये फुटंगी झा। और ये बहुत अच्छे व्यंग्यकार भी हैं। देखिएगा दुकानदार हैं, दुकानदार के यहाँ नौकर भी है, रुदल शाह बनिया, ये दुकानदार का नाम है, रुदल शाह बनिया। और सरदार की पत्नी, देखिए यहाँ जो सरदार है, सरदार की पत्नी भी यहाँ पर है, और गुलरी काकी भी हैं। और गुलरी काकी की बेटी का नाम क्या था? मुनरी। मतलब गुलरी कौन थी? गुलरी मुनरी की माँ थी। इसके बाद मुनरी कौन थी? मुनरी गोधन की प्रेमिका, अर्थात गोधन को चाहने वाली, गोधन की चहेती। इसके बाद देखिए कनेली भी है। कनेली कौन है? कनेली मुनरी की सहेली है, अर्थात गोधन कौन है? गोधन मुनरी का प्रेमी है, और ये दूसरी गांव का आया हुआ व्यक्ति है और यहाँ पर रहने लगा। अब देखिए राजपूत टोली भी है, महतो टोली भी है, आपने देखा यहाँ पर ये ब्राह्मण टोली भी है। गांव में कुल कितनी टोलियां हैं? देखिए गांव में कुल 8 टोलियां हैं। तो ये इसके प्रमुख पात्र हैं प्यारे बच्चों, आपने इनको जान लिया होगा। सभी के बारे में संक्षेप में आप इनको समझ गए होंगे। छड़ीदार का क्या काम है, सरदार का क्या काम है, दीवान का क्या काम है, पंच वगैरह का क्या कौन होते हैं, और किस प्रकार से इसके जो प्रमुख पात्र हैं। देखिए प्रमुख पुरुष पात्र है इसका गोधन। इसका प्रमुख पात्र कौन है? गोधन। और इसकी जो स्त्री पात्र कौन है? स्त्री पात्र में आप कहेंगे चाहे गुलरी काकी के बारे में आप लिखे या मुनरी, ये दोनों ही इसकी माँ बेटियां हैं। गुलरी काकी जो है ये महिला मंडल की अध्यक्ष हैं। तो आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं इनके संक्षिप्त। देखिएगा ये बहुत अच्छा, ये पेट्रोमिक्स देखिएगा, ये पेट्रोमिक्स जलना ना, इस पेट्रोमिक्स, इसी को हम पंचलाइट भी कहते हैं, इसको पंचलैट भी गांव के लोग कहते हैं। देखो कैसे सरदार जी यहाँ पर साफा बांधे हुए हैं, ये आपका दीवान भी है यहाँ पर, और छड़ीदार भी है इसमें, ये अंगनू भी देखिएगा, इसमें पंच वगैरह और भी लोग हैं यहाँ पर। किस तरह से सभी को बड़ी खुशी है, क्योंकि हर पंचायत में जेजम है और दरी है और पेट्रोमिक्स है और भी उपयोग की वस्तुएं हैं, तो ये अपने आप को एक गर्व महसूस होता है। तो आइए अब देखिएगा इसका संक्षिप्त परिचय जानेंगे। इसको पाठ का सारांश हम कहते हैं, या कहानी का सारांश, इसको आप सुनेंगे। तो कहानी में आप देखिएगा, कहानी का जो सारांश है इसमें देखिए सबसे पहले क्या कहा गया कि पेट्रोमिक्स यानी पंचलैट की खरीदारी। तो पंचलैट को खरीदना है, इसकी कैसे खरीदेंगे इसके बारे में पंचलैट को बताया गया। देखिए ये पंचलैट आप देख रहे हैं ना। अब पेट्रोमिक्स, जिसको हम पेट्रोमिक्स कहते हैं उसी को पंचलैट भी कहते हैं, उसी का दूसरा नाम पंचलाइट भी गांव के लोग कहते हैं। तो गांव में रहने वाली विभिन्न जातियां हैं, एक गांव में एक ही प्रकार की जाति नहीं, भारत जातियों का देश समूह है। देखिए भारत में कुल कितनी जातियां हैं? अगर आपने हिंदू समाज में ही पूछी जाए तो भारत में 6743 जातियां हैं। तो आप देखिएगा, और हर जाति के लोग अलग अलग अपनी अपनी टोली बना करके रहते हैं, और उन्हीं में से महतो टोली भी है। तो महतो टोली के जो पंच जो थे, उन सभी ने 15 महीने में जो दंड और जुर्माने के जो पैसे उन्होंने इकट्ठे किए, और उस पैसे से उन्होंने ये निश्चय किया कि रामनवमी के मेले में हम लोग इस बार एक पेट्रोमिक्स खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? पेट्रोमिक्स। तो रामनवमी का मेला चल रहा है, और सरदार और लोग जाकर के ये अपने जो पंच वगैरह साथ में है, सभी लोग जाकर के रामनवमी की मेले से इन्होंने एक पेट्रोमिक्स खरीद लिया। और जब पेट्रोमिक्स खरीदने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि जो 10 रुपये बचे हैं, इस 10 रुपये से हमें पूजा पाठ की सामग्री भी खरीदनी है। क्यों खरीदनी है? देखिए कितना पाखंड है इसमें, अंधविश्वास है कि किसी भी काम का जो पुण्य होता है, पुण्य मतलब शुरुआत करनी है तो बिना नेम टेम के नहीं करनी है, अर्थात पूजा पाठ के साथ करना है। इसलिए देखिए यहाँ पर विश्वास है। क्यों करना है? उसमें ये भी दीवान ने बताया कि अंग्रेज बहादुर लोग भी जब भारत में थे, तो वो लोग भी जब पुल का निर्माण करते थे या कोई अच्छे कार्य का काम शुरू करते थे तो बलि देते थे। क्या करते थे? बलि देते थे। अब बलि देना क्या है? एक अंधविश्वास तो है। पेट्रोमिक्स यानी पेंचलैट को देखने के लिए
मतलब टोले भर के सब लोग जैसे जैसे सुनते गए कि पंचलैट आया है, पंचलैट आया है, तो गांव के सभी बालक, बच्चे और औरतें और मर्द जितने भी लोग थे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, सभी वहां पर इकट्ठा हो गए। और सभी जब वहां पर इकट्ठा हो गए तो सरदार ने अपनी पत्नी से क्या आदेश दिया कि वो पूजा पाठ का प्रबंध करे, अर्थात पूजा पाठ करने के लिए नहा धो करके वो आए, और जहाँ पर पंचलैट जलेगा वहाँ पर चौका लगाया, उसकी लिपाई पुताई की, साफ सफाई करके, और वो वहाँ पर पूजा पाठ की सारी सामग्री वहाँ पर एकत्रित कर लिया है। अब देखिएगा आगे आज चलेंगे, ये पेट्रोमिक्स देखिएगा यहाँ पर, ये पेट्रोमिक्स जलाने की अब समस्या आ गई। सभी लोग यहाँ पर उपस्थित, देखिए औरतें भी हैं इसमें, लड़कियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, और गांव के और लोग भी हैं, सरदार भी यहाँ बैठे हैं देखिए, और अंगनू भी बैठा है, छड़ीदार भी बैठा है, ये दीवान भी यहीं पर बैठा हुआ है। और सभी देखिए समस्या आ गई कि जब इन्होंने पेट्रोमिक्स खरीदा तो इनके दिमाग में ये नहीं था कि पेट्रोमिक्स जलाएगा कौन भाई, अब जलाने की इनके सामने समस्या आ गई। देखिएगा, आइए इस पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। तो महतो टोली के सभी लोग पंचलैट के आने से बहुत अधिक उत्साहित हो गए थे, और सभी लोग जहां पंचलैट जलना था वहां पर एकत्रित हो गए। और आज उनके सामने समस्या आ गई कि पंचलैट कौन जलाएगा, क्योंकि पंचलैट को जलाने के लिए, पंचलैट के जलने की आने की खुशी में लोगों ने आज ढिबरी तक नहीं जलाई। क्या नहीं जलाई? ढिबरी तक नहीं जलाई, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने उसे अब उनके सामने समस्या है कि ये पंचलैट को जलाना, किसी को पेट्रोमिक्स को जलाना ना तो सरदार को आता है, ना गांव के किसी भी व्यक्ति को पंचलैट जलाना आता है। महतो टोली के किसी भी घर में अभी तक ढिबरी मैंने दिया, ढिबरी आप जानते हैं, यहाँ पर अब तो काफ़ी बच्चे गांव के लोग तो जानते ही होंगे कि ढिबरी किसे कहते हैं, उसी को दिया दीपक भी कहते हैं, तो नहीं जलाई, क्योंकि सभी के विश्वास था कि पंचलैट की रोशनी में ही और सब जगह फैलेगी, और उसी के प्रकाश में सभी लोग काम करेंगे, सभी देखना चाहते थे। तो पंचलैट के न जलने से गांव के जितने भी पंच वगैरह थे वहां पर सभी के चेहरे उतर गए, और जब चेहरे उतर गए थे कि किस प्रकार से मुरझाए हुए बैठे हैं बेचारे, चिंतित हैं, क्या करें, कैसे अपने जाति के लोगों का वो सम्मान बरकरार रखें। उसी में जानते हैं एक आया व्यक्ति आया, और वो कहता क्या है कि राजपूत टोली के लोग तो बहुत हंस रहे हैं, और हंस हंस करके पागल हो रहे हैं और मजाक कर रहे हैं। कहते क्या है कि सभी लोग ये पंच जो है, इस पंचलैट के सामने बैठ कर खड़े होकर के कान पकड़ करके उठा बैठक करें तो पंचलैट अपने आप जल जाएगा। तो उसी में कुछ लोगों ने कहा कि पंच में कि अरे भाई, हंसने का मौका मिला है ना उनको, तो हंसेंगे नहीं क्या, और अब तो हंसेंगे ही। इस प्रकार सभी मन ही मन एक दूसरे पर सोच विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए। अब तो हमारी टोली की इज्जत चली गई, अर्थात इसके बावजूद पंचों ने तय किया कि दूसरी टोली के व्यक्ति से हमें मदद नहीं लेनी है, पंचलैट नहीं जलाया जाएगा, क्योंकि पहली बार आया है, और अगर हमने शुरुआत ही दूसरे से करवा दी तो ये गलत हो जाएगा। और किस तरीके से लोगों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष के भाव थे, और जलाना नहीं जानते तो किसी को बुला भी नहीं सकते हैं। चाहे अब क्या निश्चय किया कि चाहे बिना जले ही ये पेट्रोमिक्स रह जाए, लेकिन हमें किसी दूसरे टोली के लोगों से मदद नहीं लेना है। देखिए मुरझाए हुए यहाँ पर बैठे हैं। अब देखिएगा ये समस्या इनकी उत्पन्न हो गई थी। तो अब देखिए अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक आपको बताते हैं, महतो टोली द्वारा जो सजा भुगत रहे थे गोधन, अब उसकी खोज की जाएगी। कब खोज की गई है, क्यों खोज की गई है, अब आइए देखिए। यहाँ पर देखिएगा ये मुनरी काकी, वो गुलरी काकी बैठी हैं, यहीं पे मुनरी भी बैठी हैं, और उनकी सहेली कनेली भी बैठी हैं, ये पंच वगैरह सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, सरदार जी भी बैठे हैं, और पेड़ के नीचे सभी लोग ये चाहते हैं कि ये पंचायत हो रही है। और पंचायत में क्या किया देखिए, गुलरी काकी की बेटी मुनरी गोधन से क्या करती थी, प्रेम करती थी। और जब प्रेम करती थी, वो करता क्या था, गोधन दूसरे गांव का रहने वाला बच्चा था, और वो आकर के यहाँ पर रहने लगा, महतो टोली के बीच में रहने लगा। और महतो टोली के जो गुलरी काकी है, महिला मंडल की जो अध्यक्ष है, उसके
बेटी मुनरी को देख करके वो सलम सलम के गीत, सलीमा के गीत गाता है। तो इसकी शिकायत गुलरी काकी ने पंचायत के सामने रखी। तो पंचायत ने उसके गोधन के ऊपर 10 रुपए का जुर्माना रखा कि 10 रुपए वो जमा करे। और मतलब यहाँ तक कि उसने पान तक नहीं खिलाया। और जब पंचायत ने इसके ऊपर जुर्माना लगा दिया तो उस जुर्माने के पैसे भी गोधन ने नहीं जमा किया। इसलिए पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया। अब ये हुक्का पानी क्या होता है प्यारे बच्चों, क्यों हुक्का पानी बंद कर दिया गया? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, एक नवयुवक का हुक्का पानी क्यों बंद कर दिया गया और कब बंद किया गया? हुक्का पानी एक अच्छे कार्य करने से बंद हुआ? नहीं। वो देखिए किसी की बहन बेटी को देख करके वो सलीमा के गीत गाता है सलम सलम के, इसलिए अब पंचायत की बात को नहीं माना। पंचायत ने बुलाया, उसको दंड दिया गया कि 10 रुपए तुम जमा करो, नहीं जमा किया, इसलिए उसका हुक्का पानी बंद किया गया है। तो याद रखें, हमें क्या काम करना चाहिए, ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि आपका भी हुक्का पानी बंद हो जाए। तो मुनरी ने अपनी सहेली कनेली को कहा, चिक मतलब कहा कि हे कनेली तुम सरदार तक मेरी सूचना पहुंचा दो कि गोधन पंचलैट बलाना, ये देखिए बालना जानता है, इसको देखिए बालना अर्थात गोधन पंचलैट बालना जानता है। ये कौन जानते हैं, किसने कहा? ये मुनरी ने कहा। किससे कहा था? अपनी सहेली कनेली से कहा। तो कनेली ने कौन जानता है, कौन? गोधन। अच्छा, गोधन का तो हुक्का पानी बंद है। तो सभी गांव के पंचों ने, जैसे सरदार ने जाना कि कौन गोधन जलाना जानता है, तो सभी ने कहा गोधन जलाना जानता है। तो उसमें क्या विचार है? सोच विचार करके सभी पंचों ने ये तय किया, अंत में निर्णय कर लिया कि गोधन को बुला करके उसी से पंचलैट जलाया जाए, अर्थात उसको बुलवाया जाए, पंचलैट जलवाया जाए। तो प्यारे बच्चों, ये सभी ने, पंचायत ने निर्णय ले लिया कि इसमें कोई बुराई नहीं है और समाज की इज्जत बच जाएगी, हमारे जाति की शान बचेगी, इसलिए गोधन को बुला लिया जाए। तो सरदार जी ने छड़ीदार को भेजा। सरदार जी ने किसको भेजा? छड़ीदार को। अब छड़ीदार वहां पे गया है, देखिएगा गोधन द्वारा पंचलैट जलाने के लिए। देखिए ये गोधन आ गया है, पंचलैट उसने जला भी दिया है। सभी लोग देखिए कितना खुश हैं, बालक हैं, इसमें बच्चे भी खड़े हैं, औरतें भी खड़ी हैं। कैसा एक गांव का परिवेश है देखिए यहाँ पर, और किस तरीके से पत्ता पत्ता इसमें पुलकित हो रहा है। सभी कुछ इसमें हरा भरा सारा दृश्य दिखाई पड़ रहा है। तो आप देखेंगे इसमें गोधन द्वारा पंचलैट जलाना, अर्थात सरदार ने जैसे ही छड़ीदार को कहा कि छड़ीदार तुम जाइए और गोधन को बुला करके लाइए। छड़ीदार गोधन के पास जाता है, और लेकिन गोधन बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति था। कैसा था? देखिए मनचला युवक भी था। गोधन कैसा था? आपसे चरित्र पूछा जाएगा कि गोधन का चरित्र लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? कि गोधन एक मनचला युवक था। वो किसी की बहन बेटी को देख करके वो सनीमा के गीत गाता था, तभी तो गीत गाने के लिए के दंड में उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया था। अच्छा, जब छड़ीदार गया तो छड़ीदार के बुलाने से वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसने कहा कि पंचायत मुझे बुला रही है ये पंचलैट को जलाने के लिए, और कहीं कुछ गलत हो जाए या टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, टेढ़ बेढ़ हो जाए, तो निश्चय ही पता नहीं आप कितना मुझसे दंड फिर लगा देंगे, इसलिए वो नहीं आया। स्वाभिमानी था। जैसे ही छड़ीदार आता है और पंच के बीच बताता है कि हमारे बुलाने से गोधन नहीं आया, और छड़ीदार के आंखों में कुछ डबडबा आई, अर्थात कुछ रुंधे हुए स्वरों में छड़ीदार ने कहा। तो वहीं पर गुलरी काकी बैठी थी। गुलरी काकी ने तुरंत कहा, अच्छा मैं देखती हूँ, उसको बुला करके लाने का प्रयास करती हूँ। तो गुलरी काकी जाती है और गोधन के पास देखिए जैसे ही पहुंची, आप देखिए यहाँ पर कितना मार्मिक चित्रण है कि गोधन के पास जैसे ही गुलरी जाती है तो वो जान जाता है कि देखिए ये अभी तक इसी के कारण ही मुझे हुक्का पानी बंद किया गया था, आज वो स्वयं मुझे बुलाने के लिए आई है। तो उसका स्वाभिमान जागा और तुरंत गोधन अपनी गुलरी काकी के कहने से वो पंचायत के बीच में आ गया। और जैसे ही वो आ जाता है तो उसने
गोधन ने पंचलैट में किरोसिन अर्थात मिट्टी का तेल भर दिया। अब भर करके जलाने की कोशिश करता है तो पंच से उसने तुरंत मांगा, क्या मांगा है उसने कि स्पिरिट कहाँ है, अर्थात स्पिरिट लेकर के आइए। ये जैसे स्पिरिट उसने मांगा तो स्पिरिट अब कभी इन्होंने चलाया तो नहीं था, इसलिए सभी आश्चर्य में पड़ गए कि अब स्पिरिट कहाँ से लाया जाए। देखिए तो स्पिरिट जैसे ही मांगा तो अब एक नया बखेड़ा हो गया। तो इस पर सभी के चेहरे फिर से उतर गए कि लो अब एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया, अब स्पिरिट ये कौन सी नई चीज मांग लिया। तो इसलिए गोधन बहुत होशियार व्यक्ति था, साधारण नहीं था। क्या था? गोधन बहुत ही होशियार था और बुद्धिमान था। उसने तुरंत ही कहा कि ठीक है, अगर आपके पास स्पिरिट नहीं है तो आप गरी या नारियल, गरी अर्थात नारियल का तेल लेकर के आइएगा। तो गुलरी काकी तुरंत उठी, घर जाती है और एक मलसी नारियल का तेल लेकर के आ जाती है। मलसी बने क्या होता है बच्चों? आप देखिएगा, नया शब्द है मलसी। मलसी भर वो नारियल का तेल लेकर के आती है और गोधन ने उस स्पिरिट के स्थान पर नारियल के तेल से ही पंचलैट वो जला रहा है। और जैसे ही पंचलैट जलाया तो उसमें हवा भरता है और कभी वो मुंह से फूंकता है, कभी वो पिन से उसको चलाता है। धीरे धीरे करके उसकी रोशनी बढ़ती गई और सभी के चेहरे खुल गए। पंचलैट के जलते ही टोली के सभी सदस्य वहां पर खुशी की लहर दौड़ गई और वहां पर कीर्तनिया लोग इकट्ठा थे। कौन थे? कीर्तन करने वाले लोग वहां पर इकट्ठा थे और सभी कीर्तनिया लोगों ने अपने मुछ में जो है बालों को ऐंठना शुरू कर दिया और कहा देखिए सभी जो है ये टेढ़ पेड़ नहीं बोलेंगे, सही सही बोलेंगे, नहीं उसका बायकाट कर दिया जाएगा। और सभी एक स्वर में कीर्तनिया लोगों ने कहा महावीर स्वामी की जय। और ये कह करके जय ध्वनि के साथ उन्होंने कीर्तन शुरू हो गया। अर्थात जैसे ही कीर्तन शुरू हो गया तो अब कीर्तन चल रहा है। अब देखिए ये सभी लोग देखिए खुश हैं। और अगला आप देखिएगा, अगला टॉपिक है आपको दिया गया है कि पंचों द्वारा गोधन को माफ करना। अब कैसे पंचों ने गोधन को क्यों माफ किया, कैसे माफ किया, इस पर आपको प्रकाश डाला गया है। तो प्यारे बच्चों, गोधन ने जिस होशियारी से पंचलैट को जला दिया, कैसे चलाया उसने? स्पिरिट के आवा, बिना स्पिरिट के पंचलैट नहीं जलता है, लेकिन उन्होंने स्पिरिट की जगह पे दूसरा अर्थात नारियल का तेल के माध्यम से उसने पंचलैट को जला दिया। अर्थात जैसे ही पंचलैट जला दिया तो उससे सभी पंच के लोग और गांव के लोग सभी बहुत ही प्रभावित हुए और खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? अच्छे कार्य किया है। गोधन को दंड किस लिए दिया गया था? तो गोधन का हुक्का पानी क्यों बंद किया गया था बताइए? एक गलत कार्य करने के लिए। अर्थात किसी की बहन बेटी को देखकर वो सलीमा के सलम सलम के गीत गाता था, उधर उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया। और दूसरा गुण क्या था आपने देखा? गोधन एक स्वाभिमानी व्यक्ति था। तीसरा क्या था? गांव का आवारा मंचला व्यक्ति था वो। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है। गोधन के अंदर एक बुद्धिमान और एक जैसे पढ़ा लिखा था, होशियार था। तो होशियार उसका बुद्धिमान था, इसलिए उसके होशियारी से प्रभावित होकर के गांव के लोगों ने, सभी ने गोधन के प्रति एक दिल में उसका मैल जो था, जो एक उसके प्रति ईर्ष्या और देश का भाव था, वो दूर हो गया। गोधन ने सभी का दिल जीत लिया। दिल कैसे जीता है? मार पीट करके नहीं, वो अपनी होशियारी से दिल जीता। और मुनरी ने जैसे ही गोधन ने पंचलैट को जला दिया तो मुनरी ने बड़ी हसरत भरी निगाह बड़े प्यार से गोधन की ओर देखा। और जैसे ही गोधन की ओर देखा तो गोधन ने भी मुनरी को देखा था। आप देखिए सरदार ने गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया। किसको बुलाया? सरदार ने गोधन को अपने पास बड़े ही प्यार से उसको बुलाया और कहा बेटा तुमने जाति की इज्जत रखी है। किसकी इज्जत रखी है? अर्थात तुमने हमारी जाति की इज्जत रखी है और अब तुम खूब, तुम्हारे 7 खून माफ है। कितने खून माफ है? 7 खून माफ कर दिया। किसने माफ किया? सरदार ने माफ किया। क्यों माफ किया? अच्छे कार्य के कारण। उसने गांव के जो टोली थी, महतो टोली, उसकी इज्जत इन्होंने रखी, गांव अपनी जाति की इज्जत रखी, उसकी मर्यादा रखी। तो इसलिए उसके 7 खून माफ किए। और तुरंत सरदार जी ने कहा कि खूब गाओ तुम सलीमा का गाना। क्या कहा? तुम सलीमा का गाना गाओ। और अंत में इसका मन प्रफुल्लित हो गया
और अंत में गुलरी काकी ने उसी समय जो है मुनरी गोधन से कहा कि बेटा आज तुम्हें मेरे घर खाना पे बुलाया, या आज तुम्हें मेरे घर खाना खाने के लिए आना है। और जैसे ही गुलरी काकी ने गोधन को अपने घर खाने के लिए बुलाया, वैसे ही गोधन का मन मतलब हृदय गदगद हो गया और उसने फिर एक बार मुनरी की ओर बड़े प्यार से देखा। और जैसे ही मुनरी को उसने प्यार से देखा तो मुनरी की निगाहें झुक जाती हैं लज्जा से, अर्थात तो उसकी पलकें झुक जाती हैं। इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये चित्र किस तरह से गोधन और मुनरी ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, खुश हैं। और पूरे गांव के लोगों ने इनको एक स्वीकार किया कि तुम अपना गाना गाइएगा और प्रेम से रहिएगा, अर्थात सभी को एक अनुमति मिल गई। क्यों मिल गई? इसलिए प्यारे बच्चों ये भी कहा गया है कि गुणवते कन्या प्रतिपादनीय, अर्थात गुणवान व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए। आप गुणवान बनिएगा और किसी की भी बहन बेटी को देख करके कभी सलीमा के गीत नहीं गाइएगा। नहीं, ये वर्तमान समय में देखिए अब दंड और जुर्माना ये पंचायत नहीं होगी, अब तो सीधा पुलिस वाले आपको दंड देंगे और आपको धाराएं याद रखनी होगी कि 376 किसी को अपने निगाहों से देख भी लिया अगर, तो लड़कियों ने आरोप अगर आपको लगाया कि नहीं ये हमारी तरफ देख रहा था, अश्लील हरकतें कर रहा था, तो आपको जो है दंडित किया जाएगा और आपको जेल जाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों सतर्क रहें, सावधान रहें और ध्यान रखें कि अब आपसे छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। ये पाठ का सारांश आपको जो संक्षिप्त में आपने पढ़ा, देखिए जाना कि गोधन द्वारा पंचलैट कैसे जलाया गया, और दूसरा था महतो टोली के द्वारा इनको सजा दी गई थी, गोधन को क्यों सजा दी गई थी और किसने सजा दिया था, क्या कारण था उसका सजा का, तो उस कारण को आप जानिए। तीसरा इसके दूसरा टॉपिक आपसे बताया गया कि पंचलैट को जलाने की समस्या। देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग बैठे हैं, ये पंचलैट जलाने की समस्या, क्या समस्या, कैसे ये समस्या उत्पन्न हुई, इनको हमें किसी कार्य को करने के पहले क्या हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किसी कार्य को शुरू करने के पहले उसके बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त कर ली जाए। आप देखिएगा पेट्रोमिक्स कैसे खरीदा गया है कि दंड और जुर्माने से। तो प्यारे बच्चों ये 5 टॉपिक में आपको देखिए पंचलैट के चित्र आपको दिखाया गया था। प्यारे बच्चों आप ध्यान रखेंगे, पेट्रोमिक्स जलाने की पेट्रोमिक्स को ही पंचलैट भी कहते हैं, पंचलाइट भी कहते हैं। और पंचलैट जलाने की समस्या कैसे खरीदा गया, कैसे उसकी समस्या उत्पन्न हुई, टोली के द्वारा कैसे उनको सजा दी गई, क्यों बुलाया गया, और गोधन ने जैसे ही पंचलैट को जला दिया तो ये दृश्य आप देख रहे हैं। और अंतिम टॉपिक आपको दिया गया था कि पंचों द्वारा गोधन को माफ किया गया, क्यों माफ किया गया, कैसे माफ किया, इसका आपने अध्ययन किया। इस कहानी के माध्यम से प्यारे बच्चों आपके जीवन में कि ग्रामीण अंचल आज भी गांव में बहुत से अंधविश्वास और पाखंड और अशिक्षा है, उससे बचने के लिए हमें आज भी गांव में हमारा इतना आधुनिक युग है, उन्नति कर गया भारत देश, फिर भी अभी गांव बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर जातिवादी व्यवस्था है, जहां पर ईर्ष्या देश की भावना है, अशिक्षा है, उनको भी आगे लाने की जरूरत है। उसमें भी मतलब गांव में भी अभी हमें शिक्षा का प्रसार करना है, इसकी पर प्रकाश डाला है और इसके इस उद्देश्य से ये कहानी आपको लिखी गई और पढ़ाई गई। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, हमें किसी की भी बहन बेटी पर को देख करके कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिसे आपको दंड देना पड़े। और आपको अच्छे कार्य के प्रति जब आप अच्छे कार्य करेंगे, खुद को कर इतना बुलंद कि आप खुदा भी आपकी से पूछे कि आपकी रजा क्या है, आपकी मर्जी क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, बशर्ते आप गुणवान बनिए। क्या बनिए? होशियार बनिए, गुणवान बनिए और बुद्धिमान बनिएगा। इसी के साथ प्यारे बच्चों की कहानी समाप्त होती है और अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे कि गोधन का चरित्र कैसा है, गोधन का चित्रण कीजिएगा। आप अपने घर से तैयारी करके आएंगे, ये प्रश्न आपसे पूछेंगे हम और उस पर बताएंगे भी। इसी के साथ ये हमारी कहानी समाप्त होती है और अगले वीडियो में हम मिलें, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।